मेरे बड़े बेटे की नई-नई शादी होकर आई तो मेरी बहू अपने कमरे से ज़्यादातर बाहर ही नहीं निकलती थी। मुझे यह बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को बहू के चीखने की आवाज़ आती और जब कभी थोड़ा बहुत कमरे से निकलती तो वो हमेशा लड़खड़ा कर चलती। एक दिन जब मैंने चुपके से उसके कमरे में झाँका तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह रोते हुए बोली, माँ जी आपका बेटा रोज़ गंदी फ़िल्म देखकर मेरे साथ मेरा नाम निर्मला है। मेरे पति का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। मेरा इकलौता ही बेटा है और 16 साल का मेरा बेटा राहुल दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। लेकिन जब मैं उससे कहा कि बेटा इसी शहर में नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि जब मैं अकेले रहकर बहुत परेशान हो चुकी हूँ और तुम इस बुढ़ापे में मुझे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत थी। मेरे कहने से पर मेरे बेटे ने अपना नाम मन मारकर इसी शहर में नौकरी कर ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जब ये उस पर दबाव बनाया तो मन मान गया। अब जब मेरा बेटा मेरे पास रहकर ही नौकरी करने लगा था, मैं बहुत खुश थी। उसका आने से कुछ दिनों बाद ही वह अपने एक दोस्त की शादी से वापस लौट कर आया तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। मैंने उसकी उस खुशी का कारण पूछा तो उसने मेरी बातों को टाल दिया। 1-2 दिन के बाद मेरी बहन सुनीता मेरे घर आई मिलने के लिए और वह मेरे बेटे राहुल के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता लेकर भी आई। उसने कहा कि लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और बहुत ही अच्छे घराने की भी है। मुझे वह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि शाम को ही मैं राहुल के ऑफिस के आने के बाद उससे बात करूंगी। जब शाम को राहुल वापस ऑफिस से आया तो मैंने लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, आज तेरे लिए तेरी चाची इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आई। मुझे तो यह लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। अब तू देखकर राहुल ने तस्वीर देख ली तो वह बोला, माँ इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? इस लड़की में आखिर क्या बुराई है? देख कितनी कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छे घराने की है। तो मेरी बात पर राहुल बोला, अम्मा जब दरअसल मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक सा गई। मैंने कहा, दूसरी लड़की आखिर कौन है? मेरे मन में थोड़ा सा डर पैदा होने लगा कि वह अपनी कोई ऐसा वैसी लड़की तो नहीं पसंद कर ली। वो बोला, माँ आप पूछ रही थी ना मैं कौन सी दोस्त की शादी में से लौटकर इतना खुश क्यों? दरअसल वह लड़की मुझे मेरे दोस्त की शादी में ही मिली थी। उसे देखते ही पहली नज़र मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। उसके बाद राहुल ने मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाई जो उसने शादी के वक्त खींच ली थी। मैंने उस लड़की की फोटो देखी तो देखती ही मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी और पहनावे से बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता लगाओ। मैं खुद ही जाकर रिश्ते की बात करूंगी। मेरी बात सुनकर राहुल बहुत खुश हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। 2-3 दिन में जब मुझे लड़की का पता मिल गया तो मैं उसके घर जाकर राहुल की और लड़की का रिश्ता तय कर दिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद? उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की के नाम गोपी था। मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा प्यारी और सीधी लगी। जल्दी से ही शादी तय हो गई और कुछ दिनों के बाद मैं अपनी बहू को विदा कर अपने घर ले आई। मेरा घर तो खुशियों से भर गया था। जब मैंने राहुल की शादी गोपी से करवाई थी, राहुल तो मुझे पहले ही ज्यादा प्यार करने लगा था और मैं अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहाग रात के अगले दिन सुबह मैंने अपनी बहू को जब रस्मों के लिए उठाया तो वह मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? तो वह बोली, माँ जी दरअसल शादी के फंक्शन की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए इतनी थकान लग रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस तुम थोड़ी बहुत रस्में करके अपने कमरे में आकर आराम करना। उसके बाद मैंने उसके कमरे में भेज दिया। देखिए 2-3 दिन हो चुके थे लेकिन मैंने यहाँ ध्यान दिया कि मेरी बहू अपने कमरे से बहुत कम बाहर आ रही थी। राहुल अपना ही बहू का खाना भी अपने कमरे में ले जाकर खा रहा था। मुझे यह चीज अब बहुत अटपटी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई थी इसलिए इस तरह की बर्ताव कर रहे हैं और अभी मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते के बाद भी जाने के बाद मेरी बहू यहाँ का यही रवैया रहा तो घर का कोई भी काम नहीं कर सकती। बहुत जरूरी कोई काम करने पर कमरे से बाहर निकलती, वरना पूरे टाइम हमारे कमरे में ही रहती। मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने शाम को जब राहुल ऑफिस से आया तो मैंने टोक दिया। मैंने कहा, बेटा बहू जब से घर आई है वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे घर का काम इतना काम अकेले नहीं हो पाता है। मेरी बात सुनकर राहुल मुझे उल्टा नाराज होकर बोला, मेरी पत्नी घर का काम करने के लिए नहीं आई है, वह मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसके कमरे से बाहर आने की बिल्कुल भी नहीं करोगी। और रही काम की बात तो मैं कल से ही 2-3 नौकरानी लगवा दूंगा। आपको भी घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बूढ़ी हो रही हैं तो पूजा पाठ में खुद को व्यस्त करिए और अपने बेटे बहू को अपनी शादीशुदा जिंदगी के अच्छा से जीने दीजिए। अपने बेटे को दो दून दुख जवान सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि शायद हर बूढ़े माँ बाप की यही नियति
होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इसी तरह से जवाब देने लगते हैं। मैंने सोचा राहुल की कुछ भी ना कहने से मैं कोई भलाई नहीं है, इसलिए मैं चुप रहना ही ठीक समझी। अगले दिन मेरे घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन धोने वाली नौकरानी आ गए। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन मैंने कुछ दिनों से यह ध्यान दिया था कि बहू जब भी कमरे से निकलती तो लगड़ा लगड़ा कर या फिर लड़खड़ा कर चलती रहती, और फिर ना जाने क्यों अब बड़ी बीमार सी लग रही होती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो इसकी शादी हुई है, नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होती है, फिर अचानक से मेरी बहू ऐसा क्या हो गया कि इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। राहुल भी कुछ हफ्तों से ऑफिस में बार बार छुट्टी ले रहा था, और छुट्टी लेकर वह पूरा पूरा दिन कमरे के अंदर ही रहता, और अगर किसी दिन ऑफिस भी जाता तो उस दिन भी जल्दी ऑफिस से चला आता। मुझे तो बस यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यही सोच रही थी कि अगर राहुल को यही रवैया रहा तो ऐसे तो उसकी नौकरी ही निकाल दी जाएगी। एक दिन जब राहुल ऑफिस के लिए निकल गया, मैंने मौका पाकर तुरंत अपनी बहू को कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े थे और अजीब से लाल निशान उसके शरीर पर पड़े हुए थे। मैं उसे धीरे से अपने कमरे से बाहर लेकर हॉल में लेकर आई। वह अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने उसे प्यार से बिठाकर पूछा, बस मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, जिससे हर पति पत्नी को यह लगता है कि वह हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं और दूसरे से प्रेम में डूबे रहते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अगर राहुल इसी तरह से इतनी सारी छुट्टियां करता होगा तो उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी तो अब कोई बात नहीं सुनता, लेकिन तुम समझदार हो, तुम क्यों उसे नहीं समझाती। मेरी बात सुनकर गोपी के हाथ अचानक से कँपाने लगते हैं और लड़खड़ाते हुए शब्दों से बोली, माँ जी, मैं राहुल जी की कुछ नहीं कह सकती, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, बहू, राहुल तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम अगर उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मेरी इसी बात पर मेरी बहू ने कुछ ना कहा, बस उसकी आंखों में एक आंसू नीचे गिर गया। वह देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रखकर कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी माँ समान ही हूँ। पर वो कुछ ना बोली। मैंने कहा, गोपी, क्या तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है। मेरी यह बात सुनकर गोपी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, और जैसे ही उसने मुझे कुछ बताने के लिए मुंह खोला, तभी राहुल ऑफिस से आ गया। उसने जैसे ही गोपी को बाहर साथ बैठे हुए देखा, वो बहुत बुरी तरह से गोपी के ऊपर चिल्लाया, और फिर तुम कमरे से बाहर क्यों आ रही हो, अभी भी अंदर आ जाओ। उसकी बात सुनते ही गोपी घबरा कर कमरे में अंदर चली गई। अपने बेटी की यह बर्ताव देखकर मैं तो तंग ही रह गई थी। मैंने कहा, क्या तुम दिमाग ही खराब हो गया है, वह तुम्हारी बहू है, क्या मैं उसके साथ कुछ देर नहीं बैठ बात भी नहीं कर सकती। इस बात पर राहुल बोला, देखो अम्मी, कान खोलकर इस बात को सुन लो, अपने बाहर के कानों पर ध्यान दीजिए। मेरे पति पत्नी के बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें गोपी की हालत दिखाई नहीं दे रही हो। मुझे बोला, मुझे इसकी हालत बहुत अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, इसलिए आपकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद राहुल ने प्लेट में खाना लगाया और अपने कमरे में चला गया। यह सब आखिर क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी रात मुझे अचानक से प्यास लगी। मैं अपने पानी पीने के लिए किचन में गई तो मुझे मेरी बहू के चीखने की आवाज़ आई। तो मैं धीरे से जाकर अपने बेटे के कमरे से बाहर खड़ी हुई तो मेरी बहू के चीखने की आवाज़ आ रही थी। तब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्या कर रहा है जिससे मेरी बहू की यह हालत हो रही है। मैं सोच लिया कि कल से इस बार मैं राहुल से हर हाल में बात करूंगी कि तुम्हारी अगले के दिन सुबह ही मैंने राहुल के कमरे में दरवाजा खटकाया तो उसने आधा ही दरवाजा खोला। मैंने कहा, मुझे मेरी बहू से बात करनी है। तो वो बोला कि आपको एक बार की कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने बेटे की बहू को चैन से जीने ही नहीं दे रही हैं। मैंने कहा, तो मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी बहू को मेरी ज्यादा जरूरत है। तो वह बोला, मम्मी, अब मैं आपकी आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला जाऊंगा, फिर आप यहाँ अकेले रहिएगा। यह कहकर राहुल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गोपी के पापा को फोन करके कहती हूँ कि वह कुछ दिनों के लिए गोपी को अपने घर ले जाए। मेरे कहने पर शाम को जब गोपी के पापा उसे घर ले जाने वापस आए तो राहुल ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने गोपी को अपने पास मिलने नहीं दिया और उसके पापा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके उन्हें घर से भगा दिया। जब राहुल के पता चला कि गोपी के पापा को मैंने बुलाया तब उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ये मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा बेटा, और मुझसे बोला, कैसी माँ हो, अब अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही है। एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाइए। आप बहुत ही दिन से चाची की यहाँ नहीं गई हैं, तो कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से अपनी बहन के साथ रहिए और मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेला छोड़ दीजिए।
मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहू को की परेशानी का पता कैसे लगाऊँ, लेकिन इस वक़्त मन शांत रहने को मैं ही अपनी भलाई समझती और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। फिर धीरे-धीरे इसी तरह के दिन बीत रहे थे और हम रोज़ अपनी बहू की चीखने और कमरे से आती हुई सुन रही थी। अगले ही मेरे बेटे को ऑफ़िस के लिए ज़रूरी काम से 2 दिन के लिए दूसरी शहर में भेजा गया, लेकिन जब वहाँ गया तो गोपी को सख्त हिदायत देकर गया कि वह कमरे से बाहर निकले और उसने मुझसे बात भी की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही मेरा बेटा मुझे भी यही हिदायत मुझे देकर चला गया, लेकिन मैं इतने दिनों से इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। वह जैसे ही गया तो मैं तुरंत अपनी बहू को कमरे से बाहर निकाल कर पहुँच गई। उसके कमरे की हालत देखकर मैं तो होश ही उड़ गए। कमरे में ऐसा हाल रखा था जैसे किसी के साथ जानवरों के जैसा सलूक किया गया हो। मेरी बहू मेरे आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बोली, माँ जी मुझे कमरे से बाहर मत निकालिए, अगर राहुल को पता चल गया तो बहुत बुरा करेगा। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इतनी पढ़ी पढ़ी लिखी होकर इतने डरपोक कैसे हो सकती है? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरी कसम। जब मैंने अपनी बहू को कसम दी तो वह मेरे गले लग के रोने लगी और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह बोली, माँ जी राहुल हर रोज गंदी फिल्म देख कर मेरे साथ कई बार, इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली कि वह मेरे साथ जानवर जैसा सलूक करता है, जैसा उन फिल्मों में दिखाया जाता है वह बिल्कुल वैसे ही करता है, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान नहीं समझता ही नहीं, फिर अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है। लेकिन मेरी हालत ऐसी होती जा रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने ये कहा, गोपी तुम इतने दिनों से यहाँ हैवानियत झेलती चली क्यों आ रही हो? वो मुझसे इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया? अगर तुम्हारी अकेली हिम्मत नहीं हुई थी तो मुझे जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो तुम आवाज उठा सकती थी, तुमने उस दिन क्यों नहीं उठाया? गोपी बोली, माँ जी दरअसल मैं मजबूर हूँ, मैं राहुल के खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि मैंने कहा आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? तो वह बोली, माँ जी राहुल ने कई सारे वीडियो बना लिया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वह वीडियो को सोशल मीडिया में डाल देगा, मेरी जिंदगी खराब कर देगा, इसलिए मैं ये नरक झेलने के लिए मजबूर हूँ। गोपी की बात सुनकर मुझे अपने बेटे पे नफरत होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि वह मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में इस कदर नाकाम रहूंगी। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने गोपी की शादी अपने बेटे से कराकर उसकी जिंदगी खराब कर दी। 2 दिन के बाद राहुल घर लौटा और घर लौटते ही उसने कमरे में जाकर गोपी के साथ अपनी हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही गोपी के साथ पकड़ कर सब करना शुरू किया, तभी मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। राहुल बुरी तरह से खिसियाता और चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वह मुझ पर अपना गुस्सा निकाल पाता उसके गाल पर एक जन्नाटेदार तमाचा लगा। यह तमाचा गोपी के पापा का था और हमारे पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर राहुल के होश उड़ गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उसने उसका फोन एक झटके से छीन लिया। राहुल मुझसे बोला, आपने मुझे गिरफ्तार करवाया, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा, तू सही कह रहा है, तू मैं तेरे जैसे हैवान की माँ कभी नहीं हो सकती। मैंने अंदर जाकर अपनी बहू की हालत ठीक की। उसके बाद उसे सहारा देकर बाहर लेके आए। दरअसल जब गोपी ने सच्चाई बताई तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बेटे को उसके किए की सजा हर हाल में दिला कर रहूंगी और मैंने उसे उसी दिन गोपी के पापा को फोन करके सारी सच्चाई बता दी। उसने कह दिया था कि राहुल के घर आते ही वह पुलिस लेकर आ जाए। राहुल के फोन से गोपी के सारे वीडियो हमने तुरंत ही डिलीट करवा दिया। राहुल का जुर्म साबित हो चुका था, इसलिए उसे जेल भी डाल दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उसका पुनर्कंद्र का इलाज भी चल रहा था। क्योंकि वह ऐसा क्यों कर रहा था? जब इस बारे में पता लगाया तो पता चला कि बीते 5 साल जब वो दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था तो उसकी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई थी जो हर रोज इसी तरह की फिल्में देखा करते थे और इसके आदी हो गए थे। उसके बाद राहुल के दिमाग में बस प्रे समाये ये सब बस चल रहा था कि धीरे धीरे उसके अंदर के सामने वाले के दुख दर्द का एहसास पूरी तरह से खत्म हो गया था। बस उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की ही जिद लगी रहती थी। इस प्रकार की मानसिक बीमारी होती। मैंने गोपी को अपने बेटे से तलाक करवा दिया और आज उसकी किसी दूसरे से शादी हो गई और वह खुशहाल जीवन जी रही। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।